नमस्कार दोस्तों। 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, इलाहाबाद की जंग के घोड़े हैं वो तैयार हो गए। अभी तक तो यही तय नहीं था कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन टिकट लाएगा, किसकी कट जाएगी। ये बातें कई दिन से चल रही हैं। सिर्फ एक प्रत्याशी का सबको पता था और वो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला थे। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करने वाली थी। अब जो खेल हुआ है वो तो हो चुका, लेकिन पवन बेनीवाल को ही कांग्रेस ने टिकट क्यों दी और भाजपा ने बाहर से आए हुए गोविंद कांडा को टिकट क्यों दी, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोविंद कांडा की। गोविंद कांडा हो, गोपाल कांडा हो, या फिर इन जैसे 4-5 और जो लोग हरियाणा में की राजनीति में सक्रिय हैं, ये राजनीति के उन रास्तों का इस्तेमाल अपनी शोहरत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी सफलता के लिए करते हैं, जो आसान रास्ता है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। गोपाल कांडा की जिनकी कभी सिरसा की मार्केट में एक चप्पलों की दुकान होती थी, वो चौटाला परिवार के नज़दीक आकर धीरे 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 करके लोगों के गले के नाप तक लेने लग गए थे और वो होम मिनिस्टर हरियाणा के रहे। फिर गीतिका शर्मा जो हत्याकांड हुआ उसमें उनका नाम आया, सुसाइड केस में। बहुत सारा कुछ उनके साथ ज़िंदगी में हुआ। तारा बाबा कुटिया से वो जुड़े हुए हैं और भगवान से जितना मिल सकता है उनको, उससे कहीं ज़्यादा भगवान ने उनको दिया है। और बताते हैं कि तारा बाबा का प्रसाद या तारा बाबा का प्रताप, आशीर्वचन उनके साथ है। तो गोपाल कांडा के जो भाई हैं गोविंद कांडा, ये इससे पहले 2 बार रानिया से चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार तो 40,000 के करीब इनके वोट आए थे और चौधरी रणजीत सिंह को इन्होंने हरा दिया था। इस बार ये चौधरी रणजीत सिंह से हारे हैं। तो अपने भाई की तरह गोविंद कांडा भी राजनीति में सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इलाहाबाद उपचुनाव के लिए टिकट मांगने का जो फैसला था वो गोविंद कांडा का ही था। सीधा सीधा समीकरण गोविंद कांडा का ये है कि जब से इलाहाबाद से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है, एक भी धार्मिक संस्था, गौशाला ऐसी नहीं है जहां पर गोविंद कांडा लगातार पैसे ना फूंक रहे हैं। लगातार वो चंदा इसके लिए दे रहे हैं, लोगों से संपर्क अभियान जारी है, लेकिन टिकट वो सिर्फ भाजपा की ही चाहते थे, क्योंकि 55% जो वोटर हैं वो गैर जाट वोटर हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा समीकरण है इस चुनाव में, वो जाट गैर जाट पर ही टिका हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष में अभय सिंह चौटाला का ये इस्तीफा हुआ है। तो इसको अगर जातिगत मोड़ ना दी जा सके तो निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला भारी पड़ते हुए सबको दिखाई देंगे। लेकिन गोविंद कांडा ने टिकट के लिए सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी, अपनी दावेदारी जताई थी। फरवरी महीने में, जब जनवरी में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, तो फरवरी महीने में ही कुछ सर्वे एजेंसियां इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारी गई। इन सर्वे एजेंसियों ने जिस तरह के सर्वे किए, उनमें आदित्य देवीलाल के साथ गोविंद कांडा का नाम भी प्रमुखता से उन्होंने रखा था कि अगर इनमें से किसको टिकट मिले तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं। हालांकि ये जो सर्वे एजेंसियां हैं, मेरे 16-17 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, मुझे इनसे फर्जी काम कोई नहीं लगता है। ये ज़्यादातर एजेंसियां झूठ की बुनियाद पर टिकी होती हैं, इनके सर्वे में कोई दमबाजी नहीं होती है, लेकिन फिर भी पार्टियां कराती हैं और इन पर विश्वास भी करती हैं। इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प भी नहीं होता जनता का मूड भांपने का। तो गोविंद कांडा का नाम जब सामने आया और आदित्य देवीलाल 2 लोगों में प्रमुखता से रहा, तब भी पवन बेनीवाल के नाम पर चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि फरवरी में ही पवन बेनीवाल ने भाजपा से किनारा करके कांग्रेस के नेताओं से मीटिंगें करना शुरू कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच रही थी। तो ये लोग मान के चल रहे थे कि जब तक उपचुनाव आएगा तब तक पवन बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं होंगे, जो 2 बार पहले अभय सिंह चौटाला के सामने बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। तो गोविंद कांडा को टिकट देने में भाजपा का तो ये फायदा है
कि इकोनॉमिकली कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह के उपचुनाव होते हैं तो वो खर्चीले उपचुनाव होते हैं, भले ही भारतीय चुनाव आयोग की जितनी भी शक्ति हो कुछ हो। आजकल मैं तो अक्सर उस बात को याद करता हूँ कि आजकल हमारे वोटर भी बदले हुए हैं, उनको नेता महात्मा गांधी जैसे चाहिए होते हैं, लेकिन खर्चा जो अंबानी जैसा करे वैसा नेता उनको चाहिए होता है। तो ये चुनाव बड़ा खर्चीला एक चुनाव होने वाला है और गोविंद कांडा इस चुनाव को खर्च के लिहाज से सोचने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आदित्य देवीलाल को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो फिर पार्टी को ये सारा खर्च वहन करना पड़ता, और ऊपर से जीत की कोई गारंटी इधर है नहीं, क्योंकि जैसी परिस्थितियां हैं आप वहाँ से भली भांति परिचित हैं। तो फिर गोविंद कांडा का जब नाम सामने आया तो गोविंद कांडा ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, यहाँ से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन लड़ूंगा तब जब भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मेरे पास होगा। अब सिंबल देना था तो इनको 3-4 दिन पहले पार्टी ज्वाइन कराई गई, फिर धनखड़ जी अपना लगे काम में और आज उनका नामांकन करवाए। तो ये गोविंद कांडा का नाम इस सूरत में फाइनल हुआ है। और 4 नाम उसमें पैनल में रखे थे उन्होंने, जिनमें एक नाम आदित्य देवीलाल का था, दूसरा गोविंद कांडा का था और तीसरा निताशा सिहाग का था। निताशा सिहाग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही ग्राउंड वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल से उठी हुई हैं, लेकिन उनके सामने भी प्रॉब्लम यही थी कि वो इकोनॉमिकल दृष्टि से इस चुनाव को लड़ने के लिए, उपचुनाव को लड़ने की दृष्टि से लिए बीजेपी के लिए मुफीद नहीं थी, और सुनीता दुग्गल उनके नाम को लेकर आई थी। तो फिर बचे 2 कैंडिडेट, 2 में से फिर गोविंद कांडा फाइनल हो गए, क्योंकि जाट नॉन जाट का समीकरण गोविंद कांडा के उतारने से ही यहाँ पर बनाया जा सकता है 55% दूसरे वोटों को अपने पाले में करने के लिए। और सुनीता दुग्गल का भी यही मत था, क्योंकि सुनीता दुग्गल कोर कमेटी की मीटिंग में शामिल थी। धनखड़ जिन्हें ज़्यादा पेन इसलिए इस चुनाव में नहीं लिया या कैंडिडेट के चयन में नहीं लिया, क्योंकि फिर जिम्मेदारी आपकी बन जाती है चुनाव लड़ने और लड़वाने की। तो ये तो गोविंद कांडा जी इस तरीके से मैदान में उतरे हैं। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के पास 2 ही कैंडिडेट थे शुरुआत से चुनाव लड़ने के लिए, एक भरत सिंह बेनीवाल और एक पवन बेनीवाल। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उनसे भी टिकट मांगी है, टिकट कोई भी मांग सकता है, लेकिन ये जो पूरा चुनाव है ये शैलजा जी पवन बेनीवाल को अपनी पार्टी में लेकर आई। पवन बेनीवाल कांग्रेस में इसलिए आए क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई फ्यूचर अपना दिखाई नहीं दे रहा था किसान आंदोलन की दृष्टि को, क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद में किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो वो कांग्रेस में शिफ्ट कर गए। इसी तरीके से वो जगदीश नेहरा जी को लेकर आई हैं, हर हलके में वो अपनी टीम खड़ी कर रही हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव उनको सिरसा से उनकी लड़ने की उम्मीद जताई जा रही, जहाँ वो खुद भी सांसद रहे, उनके पिताजी वहाँ से काफ़ी लंबे समय तक सांसद रहे हैं, चौधरी दलबीर सिंह। तो इस चुनाव में जो टिकट का फैसला है उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए नहीं अड़े क्योंकि भरत सिंह बेनीवाल का भी कोई खास स्कोप यहाँ पे चुनाव में था नहीं। उल्टे अगर जींद उपचुनाव की तरह तीसरे नंबर पे आएगी पोजीशन, या फिर आप उसमें बुरी तरीके से फेल रहते हो, तो फिर खामखा बेइज्जती वाली बात है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। भरत सिंह बेनीवाल 3 बार पहले ही हार चुके हैं, तो ले देकर कैंडिडेट पवन बेनीवाल के रूप में इकलौता ही उनके सामने था। और चूंकि शैलजा जी खुद उनको टिकट दिलाना चाहती थी, इसलिए जो पार्टी उनका हाईकमान है उसको भी कोई प्रॉब्लम इसमें लगी नहीं है। लेकिन जैसे समीकरण इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये उपचुनाव कुल मिलाकर आप देखना लास्ट तक आमने सामने की फाइट में ये चुनाव तब्दील होएगा, और जींद उपचुनाव जैसा ही ये चुनाव होने वाला है। हालांकि अभी जो वोटिंग के दिन हैं वो काफ़ी पड़े हैं, और चुनाव का सरूर जो है वो चढ़ता जाएगा। आज ट्रेलर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध का देखा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज इस चुनाव में है वो चैलेंज जनता और खुद के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के रास्ते खोजना है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएंगे विरोध तो होगा। आज इसकी शुरुआत हुई है, आज भी लोगों ने देखा है, और ये आने वाले समय में ये चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस कम्युनिकेशन को स्थापित कर पाए तो ये उनके लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, और ये
जो एलनाबाद का उपचुनाव है ये निश्चित तौर पर वो रोमांचक इसको बनाएंगे। अभय चौटाला जी की जो कसौटी है उसको भी लोग अब फिर से उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरते हैं नहीं उतरते हैं ये इस चुनाव में देखेंगे। हालांकि इस उपचुनाव का कोई ज़्यादा सा प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर होगा नहीं। जैसे बड़ौदा के उपचुनाव पे कह रहे थे कि हरियाणा की राजनीति बदल जाएगी या हरियाणा की राजनीति में बहुत बदलाव आएगा। अभी सरकार को 3-3.5 साल का समय उनका बचा हुआ है। जननायक जनता पार्टी को कहीं भागना नहीं है या उनके पास और कोई जगह भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में कोई क्या बदलाव होंगे। लेकिन अभय सिंह चौटाला के लिए अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर एक प्लस मार्क पॉइंट ये होगा कि सिरसा ज़िले में वो एक बार फिर से उनकी उम्मीदें हैं वो बढ़ जाएंगी। और जननायक जनता पार्टी ने भले ही ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो भी ये टिकट मांग रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जननायक जनता पार्टी की इस चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी या उसको ये आभास था कि उनका ग्राउंड लेवल पर यहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कोई टिकट की मांग ही नहीं की और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सब फर्जी एक अभियान था। भारतीय जनता पार्टी के पास जननायक जनता पार्टी की तरफ से कोई मैसेज ये नहीं आया, कोई डिमांड नहीं की गई कि आप हमारे आदमी को टिकट दे दीजिए। तो भाजपा को तो लड़ना ही था क्योंकि बड़ी पार्टी है, इसलिए उन्होंने वो लड़ भी रहे हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी का इस चुनाव में कुछ नहीं है। हालांकि साझा उम्मीदवार वो इसको बताएंगे भी और जितनी कोशिश होगी निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के लिए इससे सुकून की बात कोई नहीं हो सकती कि अभय चौटाला ये चुनाव हार जाएं। तो बहुत कुछ तय होगा। कम से कम चौटाला परिवार में ये तय हो जाएगा कि जो सिरसा जिले की सियासत है उसका वारिस या उसका असली उत्तराधिकारी अब कौन रहेगा। क्या जेजेपी जो एक नई नवेली पार्टी थी जो सरकार में आज बहुत बड़ी हिस्सेदारी करके बैठे हैं, क्या वो अपने जो सिरसा गृह क्षेत्र है वहाँ से उनका जो एक चीज़ सिस्टम है उसके दरकने की शुरुआत मानी जाएगी। तो परिवार के लिए, चौटाला परिवार के लिए अहम चुनाव साबित होने वाला है। बाकी हरियाणा की राजनीति में कुछ नहीं बदलने वाला और आने वाले समय में इसमें जो भी अपडेट्स आते रहेंगे उनके लिए आप जुड़े रहिए। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप बताएं कि आपको कौन सा कैंडिडेट जीतता हुआ इलाहाबाद में नज़र आ रहा है। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।